चैप्टर 36। शान्वी सगाई में जाने के लिए राजी हो गई थी। उसे शस्त्र के विला में आए हुए आज 2 दिन हो गए थे, यानी आज सगाई फंक्शन था रॉय मेंशन में। इन 2 दिनों में शान्वी विला से बाहर नहीं गई थी, ना ही ज्यादा रूम से बाहर निकली। वो इन 2 दिनों में अपने कमरे में रहकर ही कुछ कांड करने वाली थी। लेकिन इन 2 दिनों में शान्वी के दिल में शस्त्र को देखने की उत्सुकता बढ़ गई थी। अर्णव भी दिन में 3 बार आ ही जाया करता था शान्वी को परेशान करने। वो बात अलग ही बात के शान्वी उसे पूरी इज्जत देकर ही भेजती थी। उसे अभी तक शस्त्र का नाम भी नहीं पता था, लेकिन शस्त्र के एक्शन उसे शस्त्र की ओर आकर्षित कर रहे थे। इन दिनों में उसने एक बार भी कोई काम नहीं किया, ना ही कॉकिंग। बाकी रोज सुबह जब भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन की तरफ जाती, उसे पहले ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा मिल जाता। मुस्कुराते हुए वो नाश्ता कर लेती। इस दौरान शान्वी की बात शस्त्र से नहीं हुई थी। ना ही उसने ये सोचा कि अगर शस्त्र खाना बना सकता है तो उसे क्यों कहा था खाना बनाने के लिए। लेकिन एक चीज और हुई थी इन 2 दिनों। शान्वी का शस्त्र बात न करके भी बात कर लेना। रोज सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अगर शस्त्र खुद कुछ बनाता और शान्वी को देता, उसी के साथ वो एक नोट भी लिख कर देता था, जिसके बदले शान्वी भी उसके नोट का रिप्लाई देती थी। शस्त्र तो शान्वी के रिप्लाई किए पेपर को संभाल कर रखता था। यही आदत शान्वी को भी हो गई थी। शान्वी को नहीं पता था क्यों, लेकिन वो भी शस्त्र के नोट को संभाल कर रखने लगी थी। उसे शस्त्र को देखने की, उससे बात करने की इच्छा होने लगी थी। बिना शस्त्र को देखा, बिना उसे सुने, शान्वी के दिल में शस्त्र को जानने की उत्सुकता हो गई थी। वो कुछ तो महसूस करने लगी थी, क्या पता नहीं। 2 दिन में ही उसे शस्त्र को देखने की लालसा इतनी हो गई थी। ये सब बहुत जल्दी तो था, लेकिन क्यों, ये शान्वी को नहीं पता था। इसी के साथ इन 2 दिनों में उसने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग कर ली थी। इसके साथ ही उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार मून अर्ची का भी ऑनलाइन काम देखने शुरू कर दिया था। ऑनलाइन ही वो कंपनी के डेली अपडेट्स अपनी पीए से ले लिया करती थी, और अगर कुछ ऑर्डर देना होता तो वो भी ऑनलाइन ही दे दिया करती। आज शस्त्र घर पर ही था, जो अपने कमरे में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था। लंच खत्म कर शान्वी भी अपने कमरे में थी। अब क्यों की पार्टी शाम की थी, इसलिए शान्वी अभी अपने स्टडी रूम में बैठी कंप्यूटर के सामने नजरें गड़ाए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर था, जहां पर कुछ ब्लू कलर में अल्फाबेट, नंबर और कुछ न्यूमेरिकल जैसे आ रहे थे। शायद वो कोडिंग सा कुछ कर रही थी। बिना एक सेकंड रुके वो काफी देर तक अपनी उंगलियां चलती रही। आखिर में एंटर का बटन दबाते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फाइल ट्रांसफर का प्रोसेस दिखने लगा, जिसे देख शान्वी के चेहरे पर ईयर टू ईयर स्माइल आ गई। स्क्रीन पर कंप्लीट दिखते ही उसने सीपीयू में लगाई। पेन ड्राइव निकल उसे वही टेबल के ड्रॉअर में रख दिया था। आखिर में अंगड़ाई लेकर अपनी सुस्ती उतारने लगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वो समझ गई कौन होगा, इसलिए जल्दी से स्टडी रूम को बंद कर उसने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा तो सामने अर्णव अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ा था। लेकिन उसकी उस प्यारी मुस्कान में कुछ तो गड़बड़ थी। क्या बात है, बड़ी मुस्कान आ रही है, कोई मुस्कान मिल गई क्या? शान्वी ने पूछा। अब क्या तुम मेरे मुस्कुराने पर भी पाबंदी लगाओगे? कमरे में आते हुए अर्णव ने कहा। ना भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दोनों हाथों को हल्का ऊपर की तरफ उठाते हुए शान्वी ने कहा। वैसे आज पार्टी में क्या पहन रही हो? अर्णव ने पूछा। बहुत कपड़े हैं, पहन लूंगी कुछ भी। कौन सा, किसी स्पेशल के यहाँ जाना है मुझे? आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने कहा।
ये भी ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ली है, इसलिए बिना किसी बकवास के वो चुपचाप पहन लेना। आज थोड़ा अपने बड़े भाई की बात मान लेना। थोड़े रोब के साथ अर्णव ने कहा। जरूरी है क्या? अपने हाथों को आगे की ओर बांधते हुए शान्वी ने पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुमने वो नहीं पहना तो मैं तुम्हारा दिया सूट नहीं पहनूंगा, अकड़ में अर्णव ने कहा। मत पहनो डॉट, आराम से शान्वी ने कहा। क्या? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपने भाई का इतना सा कहना नहीं मान सकती? प्लीज प्लीज पहन लेना, प्लीज, मासूम से शक्ल बनाते हुए अर्णव ने कहा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ड्रेस है कहा? अर्णव के ऐसे चेहरे को देख शान्वी ने राजी होने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, लंबी सी मुस्कुराहट के साथ अर्णव ने कहा। इस बार उसकी मुस्कुराहट चिंतामुक्त थी। चलकर आएगी, हल्का सिर झुका शान्वी ने कहा। नहीं उड़कर डॉट, वापस कमरे से बाहर जाते हुए अर्णव ने कहा। कहाँ चले? अर्णव को इतनी जल्दी वापस जाता देख शान्वी ने पूछा। रेडी होने। आज लड़कियों की नजर मुझ पर होंगी, देखना कैसे आज लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी। सबको पीछे छोड़ दूंगा आज मैं। अपने बालों में हाथ फेरते हुए अर्णव ने स्टाइल के साथ कहा, जिस पर शान्वी ने बस अपना सिर हिला दिया डॉट। अर्णव के जाने के कुछ देर बाद दोबारा किसी ने शान्वी के रूम का दरवाजा नोक किया। उसने अंदर आने की परमिशन दी तो एक मेड एक स्टैच्यू लेकर आई, जिस पर एक ब्लैक कलर की साड़ी लिपटी हुई थी। शान्वी ऊपर से नीचे तक हैरान होकर साड़ी को देख रही। सिंपल स्पार्क ब्लैक में को साड़ी काफी सुंदर थी। मेड साड़ी का स्टैच्यू को वहीं छोड़ चली गई। मानना पड़ेगा च्वाइस तो काफी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये च्वाइस किसी और की है डॉट। साड़ी को ऊपर से नीचे देखते हुए शान्वी ने कहा। शस्त्र भी अपने कमरे में बैठा कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। कुछ से आराम करने के बाद शान्वी ने देखा शाम ढल चुकी थी, इसलिए शान्वी तैयार होने चली गई। रॉय मैंशन में मेहमान आना शुरू हो गए थे। रॉय मैंशन को ऐसे सजाया हुआ था मानो वहां किसी की सगाई नहीं शादी ही हो। सगाई फंक्शन के लिए रॉय मैंशन में मौजूद गार्डन को ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। सुरेखा जी भी आज काफी अच्छे से तैयार हुई थी। उनकी महंगी साड़ी से लेकर ज्वेलरी और उनके साथ ही उनकी महंगी चप्पल तक उनकी अमीरी के रोब छाड़ रही थी। वहीं साथ ही उनकी समधने भी 2.5 किलो मेकअप के साथ महंगी महंगी साड़ी पर किलो भार के भरी हार पहनी हुई थी। मनीष जी, दादाजी और स्वर्णा जी भी आ गए थे। तीनों ने वही कपड़े पहने थे जो शान्वी ने उन्हें लाकर दिए थे। वही अर्णव भी अभी आया नहीं था। थोड़ी देर में मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया जाकर मोहिनी को लेकर आ गई। जैसे ही मोहिनी वहां आई उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुरेखा जी भी हैरान होकर देखने लगी। मोहिनी ने सिल्की डार्क ग्रीन हाई थाई स्प्लिट ड्रेस पहनी हुई थी। आधे बाल आगे किए हुए थे। बालों मेकअप कितने किलो था पता नहीं। मोहिनी के साथ चली आ रही मोनिका ने भी हाई थाई मिनी रेड ड्रेस पहनी हुई थी। इस वक्त सबकी नजर उन्हीं दोनों पर थी कि तभी अरमान भी अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ ब्लैक 3 पीस सूट में आ गया। इन दोनों बेचारियों की लाइमलाइट अब अरमान ने चुरा ली थी। वहां मौजूद लड़के मोहिनी और मोनिका को लालच बारी नजरों से देख रहे थे तो लड़कियां अरमान को डोट कि तभी सबकी नजरें पीछे की तरफ चली गई और बस एक वक्त को सबकी सांसें और आंखें वही ठहर गई। चैप्टर 37। रॉय मैंशन में मेहमान आना शुरू हो गए थे। रॉय मैंशन को ऐसे सजाया हुआ था मानो वहां किसी की सगाई नहीं शादी ही हो। सगाई फंक्शन के लिए रॉय मैंशन में मौजूद गार्डन को ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। एक तरफ खाना पीना का इंतजाम
तो दूसरी तरफ सिर्फ पीने का आर्केस्ट्रा अलग, डांस के लिए स्टेज एक तरफ। बिल्कुल बीच में बना एक स्टेज जहां लड़का लड़की बैठने वाले थे। मोहिनी और मोनिका के कुछ देर बाद ही अरमान भी आ गया था। सुरेखा जी अरमान को देख उसके पास जाकर उसकी बलाएं उतरती है। सुरेखा जी वैसे तो खुश थी, लेकिन उन्हें अभी मोहिनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मिसेस कपूर को मोहिनी के साथ साइड में आने को कहा, जिसके बाद मिसेस कपूर, मिसेस सिंघानिया, मोनिका और मोहिनी चारों हो सुरेखा जी की तरफ आ गई। दादाजी, मनीष जी और अरमान अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातों में लगे थे। मिस्टर कपूर, मिस्टर वर्मा और राहुल भी आपस में बातें कर रहे थे। स्वरा जी भी पार्टी में आई लेडीज से बातें कर रही थी। अर्णव वहां मौजूद था नहीं। अनन्या अपने फ्रेंड्स के साथ थी। इन सब में भी वहां मौजूद हर लड़की की नजर अरमान पर थी। उसका लुक, उसका एटीट्यूड लड़कियां चाह कर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। साथ ही लड़के भी कहीं पीछे नहीं थे। लड़के लालच भरी नजरों से मोहिनी और मोनिका को देख रहे थे। सुरेखा जी के पास चारों मौजूद थी। सुरेखा जी ने मोहिनी को नाराजगी भरी नजरों से देखा और कहा, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारी सगाई है आज, ना कि तुम्हारी किसी फ्रेंड का बर्थडे जिसकी पार्टी में तुम ऐसे बनकर आई हो। आंटी, क्या ही कपड़े अच्छे नहीं? आपको पता है, ये ड्रेस कल ही मार्केट में आई थी, वो भी एक पीस जो मैंने के लिया। ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर की डिजाइन की हुई ड्रेस है। अपनी ड्रेस की तारीफ कर इतराते हुए मोहिनी ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारे कपड़े की वैल्यू नहीं पूछ रही हूँ। मैंने तुम्हें साड़ी दी थी पहनने के लिए, उसका क्या? वो क्यों नहीं पहनी? सुरेखा जी ने दोबारा नाराजगी में कहा। कम ऑन आंटी, साड़ी भी कोई अपनी सगाई में पहनता है। और फिर साड़ी मुझे पहननी भी नहीं आती। अपने बालों को पीछे की ओर झटकते हुए मोहिनी ने कहा, वैसे भी आंटी, ये साड़ी वाड़ी ओल्ड लेडीज पर सूट करता है। मुझे नहीं लगता आपको अपनी होने वाली बहू को ऐसे कपड़ों के लिए फोर्स करना चाहिए। ये इसकी मर्जी है, जो चाहे वो पहने। आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। बी मैच्योर, मोहिनी की पक्षधारी करते हुए मोनिका ने कहा। मोनिका की बात पर सुरेखा जी कुछ कहती कि उससे पहले ही मिसेस कपूर बोली, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है बहन जी? नॉर्मल डेज में भी ये ऐसे कपड़े पहनती थी। आज तो फिर इसकी सगाई है, सबसे अच्छा और हटकर भी तो इसे ही दिखना चाहिए ना। अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए मिसेस कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, सही बात है, बच्ची की सगाई है। और सगाई रोज रोज थोड़ी होती है। आप एंजॉय कीजिए, ऐसे बर्ताव करना आपको शोभा नहीं देता। मिसेस सिंघानिया ने भी बाकियों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। चारों ने अपनी बात तो कह ली थी, लेकिन इन्होंने ही गौर नहीं किया कि सुरेखा जी को इनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ये बताने को काफी थे कि उन चारों के इस तरह कहने से वो खुश नहीं है। चारों के बोलने की बारी खत्म होने के बाद मिसेज रॉय उर्फ सुरेखा जी ने चारों को देखते हुए कहा, मुझे इसके ऐसे कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। आज से इसे रॉय खानदान की होने वाली बहू का टैग मिल जाएगा। रॉय खानदान की बहुओं का कुछ स्टैंडर्ड है, कपड़े पहनने का कोई तरीका का। अगर ये सिर्फ कपूर होती तो बात अलग थी। रॉय खानदान की होने वाली बहू ऐसे कपड़ों में है, क्या सोच रहे होंगे लोग? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब पर? और सबसे जरूरी बात, थोड़ा तो सोचती इस घर में तुम्हारे दादा ससुर, चाचा ससुर भी मौजूद है। ऐसे कपड़े में अगर मोहिनी कपूर होती तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इन कपड़ों में जो लड़की खड़ी है, जिसका नाम आज से मेरे बेटे के साथ जुड़ जाएगा। तुम अभी से मेरी बात काट रही हो, पूछ सकती हो क्यों? साड़ी तुम्हें मिसेज रॉय से नहीं बल्कि तुम्हारी सास ने दी थी। अपनी सास का मान तो रखना चाहिए था।
आज आप लोगों से इतने खास दिन पर ही कुछ बहुत डिसअपॉइंट किया है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग मोहिनी, अगर आज तुम्हारे इस ड्रेसिंग सेंस की वजह से रॉय खानदान की इज्जत पर कोई सवाल हुआ, कोई बात उठी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी बात उन्होंने चारों को घूरते हुए कही थी। सुरेखा जी चाहे कितना भी कपूर फैमिली के साथ अच्छी हो, लेकिन जब बात उनके नाम, मान और घर के सम्मान पर आती है, तब वो बिल्कुल बदल जाती है। मोहिनी के इस तरह के कपड़े पहनने से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज सगाई थी, जहां बहु मेहमान थे। मोहिनी को उन्होंने साड़ी पहने को इसलिए दी ताकि रॉय खानदान का नाम ऊंचा रहे। रॉय फैमिली में एक चीज थी जो उन्हें सभी अमीर फैमिली ने अलग बनाती थी, वो था उन लोगों का अपने कल्चर को साथ लेकर चलना। वही सुरेखा जी के जाने के बाद चारों को समझ आया कि अभी उनकी फालतू की बकवास की वजह से मिसेज रॉय उन्हें क्या कहकर गई है। क्या मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए? मोहिनी ने तीनों को देखते हुए कहा। अब रहन दो, सारे गेस्ट आ चुके हैं। ऐसे में अगर तुम ड्रेस चेंज भी कर आओगी तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तुम्हें इसमें देख चुके हैं। आज तुम्हारी सगाई है, जस्ट एंजॉय, मोनिका ने कहा। मोनी ठीक कह रही है, तुम चिल करो, हम सुरेखा से बात कर लेंगे, मिसेस सिंघानिया ने कहा। शस्त्र के विला में शानवी रेडी हो चुकी थी। अर्णव को पार्टी से गायब था, क्योंकि वो यहाँ शानवी के पास आया हुआ था। शानवी रेडी हो चुकी थी, लेकिन अर्णव तैयार होकर भी तैयार नहीं हुआ था। रॉयल ब्लू 3 पीस सूट ने राइट हैंड में महंगी घड़ी, सोफे से टेक लगा के पैर पर पैर चढ़ाकर वो बार बार शानवी से अपने लुक के बारे में ही पूछ रहा था। अगर अब दोबारा तुमने मुझसे यही पूछा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी और दादाजी से कह दूंगी कि तुमने मुझे आने नहीं दिया। अर्णव की हरकत से इरिटेट होते हुए शानवी ने कहा। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? मुंह खोले अर्णव ने पूछा। वो तो तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या बोला या क्या नहीं बोला। आंखों को मटकाते हुए शानवी ने कहा। मुझे तुम्हारी बात कभी समझ नहीं आती। खैर चलो, वरना लेट हो जाएंगे। अर्णव ने कहा, जिसके बाद अर्णव आगे आगे, शानवी उसके पीछे पीछे चल रही थी। शस्त्र लैपटॉप में ही दोनों को जाते देख रहा था। उनके जाने के बाद शस्त्र अपने ऑफिस के काम को साइड कर दिया। क्लोसेट में जाकर उसने लास्ट के ड्रॉअर को खोला जिसमें एक शॉपर था। उसने शॉपर को अपने कमरे में बेड पर रख दिया, फिर टॉवेल लेकर नहाने चला गया। रॉय मैंशन। सभी अपने अपने काम में बिजी थे, सबकी नजरें वही थी जहां पहले अरमान खुद पर लोगों की नजरें महसूस कर सकता था। वो बस एक नजर किसी को देखता, तब दोबारा कोई भी उसे आंख उठाकर नहीं देख रहा था। लड़के मोहिनी और मोनिका को निहार रहे थे, वहीं लड़कियां अरमान को। अरमान खड़ा अपने पिए से कुछ बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर सामने ठहर गई। बोलते बोलते उसके होंठ रुक गए, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन बिना पलके झपकाए वो सामने से आते शानवी को देख रहा था। न सिर्फ अरमान बल्कि पूरे गार्डन में मौजूद सभी की नजरें अब शानवी पर थी। सिर्फ लड़के ही नहीं, उनकी मम्मियाँ, लड़कियां और सब बस शानवी को ही देख रहे थे। अब तक जहां सब मोहिनी और मोनिका से अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे, उन सबकी नजरें शानवी पर ठहर गई थी। उस काली साड़ी में, बिना किसी मेकअप के, हाथ ने वही फिरोजी आसमानी चूड़ियां पहने, जो उसने बच्चे से खरीदी थी, बालों को बस हाथ से सेट किया, प्यारी दिलकश मुस्कान के साथ वो वहां आ रही थी। जहां पार्टी में मौजूद हर लड़की, औरत किलो भर के मेकअप में थी, वही शानवी ने उनका 0.5% भी कुछ नहीं लगाया था। उसकी सादगी देख वहां मौजूद लोगों अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहे थे। शानवी को वहां देख स्वर्णा की जल्दी से उसके पास गई, उसकी बलाएं उतारी, फिर गले से लगा लिया।
कुछ देर में दादाजी और मनीष जी भी वहां आ गए। शान्वी को देख सब खुश थे। ये बात देख कुछ लोग जल रहे थे। शानू, आज बहुत प्यारी लग रही हो, और ये साड़ी किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। स्वर्णा जी ने शान्वी की नजर उतर उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा, क्या आप भूल गई है कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ? मुंह बनाते हुए अर्णव ने कहा। नहीं बरखुरदार, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? दादाजी ने कहा। वैसे दिख अच्छे रहे हो। किसकी पसंद का है ये सूट? मनीष जी ने अर्णव को छेड़ते हुए कहा। जिसकी पसंद का अपने पहना है ये सूट। सिर को हिलाकर आंखों को मटकाते हुए अर्णव ने कहा, जिस पर सब हंसने लगे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। कपूर, सिंघानिया दूर खड़े ये देख जल रहे थे। कितने लड़के कनकनी नजरों से शान्वी को देख रहे थे। सुरेखा जी को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। अब भाई उनके बेटे की सगाई में लाइमलाइट किसी और ने जो चुरा ली थी। इसके साथ ही दादाजी भी शान्वी के साथ बातें कर रहे थे। वो वहां से दादाजी की तरफ आ गई जो शान्वी से बात कर रहे थे। शान्वी को पूरी तरह इग्नोर कर उन्होंने दादाजी से कहा, पापा, आज आपके पोते की सगाई है। आपको नहीं लगता कि आपको अपने पोते के साथ रहना चाहिए, ना कि बाहर वालों के? शान्वी को देखते हुए उन्होंने कहा। बहू, तुम्हारी हर बात में शान्वी क्यों रहती है? सुरेखा जी को देखते हुए उन्होंने कहा। मैंने इस लड़की का नाम कब किया? अनजान बनते हुए उन्होंने कहा। बाहर वाला तुम्हारी नजर में यहाँ और कौन है? दादाजी ने पूछा। उनका सवाल सुन वो कुछ कह ना सकी। मुझे लगता है हमें ये सब छोड़ अब अंगूठी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, मनीष जी ने कहा। मैं भी यही कहना चाहती थी। ये सब बातें आप लोग बाद में कर लीजिएगा। अभी सगाई का मुहूर्त है, सुरेखा जी ने कहा। जिसके बाद दादाजी, मनीष जी और अर्णव अरमान को साथ स्टेज की ओर बढ़ गए। वही सुरेखा और स्वर्णा जी का मूड तो नहीं था, लेकिन इस वक्त वो बाहरी लोगों के सामने कुछ भी दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए बेमन से ही मोहिनी को लेकर स्टेज की ओर बढ़ गई। एक तरफ अरमान खड़ा था, साथ ही उसके बगल में मोहिनी खड़ी थी। वैसे तो मोहिनी खड़ी थी, लेकिन मन ही मन वो आसमान में उड़ रही थी। आखिर जो उसने सोचा था वो आज उसे मिल रहा था। शान्वी स्टेज से कुछ दूरी पर सामने की ओर ही खड़ी थी, जिस पर अरमान की नजर बार बार जा रही थी। चैप्टर 38। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ शान्वी पर जा रही थी। वजह उसकी सादगी। कहीं ना कहीं मोहिनी ये सब देख अंदर ही अंदर कूद रही थी, लेकिन यह पार्टी में वो कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद सुरेखा जी मोहिनी और अरमान को स्टेज पर बुलवा लेती है। अरमान की तरफ रॉय फैमिली और मोहिनी की तरफ कपूर फैमिली खड़ी थी। शान्वी को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो स्टेज से थोड़ा दूर खड़ी होकर वहां के व्यू को एंजॉय कर रही थी। लेकिन न सिर्फ पार्टी में मौजूद बल्कि स्टेज पर खड़े अरमान की नजरें भी शान्वी पर ही जा रही थी। वो जितना शान्वी से अपनी नजरें हटाता उतना ही उसकी नजर शान्वी की तरफ उठती। जब से वो पार्टी में आया था तब से एक बार भी उसने मोहिनी को नहीं देखा था। वहीं मोहिनी उसके बगल में खड़ी अपनी अदा दिखाकर अरमान की नजरें खुद पर लाना चाह रही थी, लेकिन अरमान की नजरें तो कहीं और ही टिक चुकी थी। कुछ देर बाद अनन्या एक थाल में 2 अंगूठियां रख कर ले आई। थाली फूलों से सजी थी, जिसके बीच में अंगूठियां था। अंगूठी को देख मोहिनी को आसमान की ऊपरी हिस्से तक उड़ने लगी, लेकिन अरमान को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसने उस थाली पर नजर तक नहीं की। सुरेखा जी ने पहले अंगूठी उठाकर अरमान की तरफ बढ़ा दी, जिस पर अरमान ने अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अंगूठी उठाकर अपना हाथ मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया। मोहिनी ने भी बिना किसी देरी के
झट से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरमान ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। इसके बाद मिसेस कपूर ने थाली में से दूसरी अंगूठी उठाकर मोहिनी की तरफ बढ़ा दी। मोहिनी ने भी अंगूठी लेकर अरमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बदले में अरमान ने अब तक अपना हाथ मोहिनी की तरफ नहीं बढ़ाया था। सुरेखा जी ने दिखावटी मुस्कान से सबकी तरफ देखकर अरमान का हाथ मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया था, जिस पर मोहिनी ने जल्दी से अंगूठी पहना दी थी। सभी लोग जोरों से तालियां बजाने लगे तो कुछ लोग स्टेज पर आकर दोनों को मुबारक देते, साथ ही गिफ्ट। अब किसी की हिम्मत अरमान से कुछ कहने की भी नहीं थी, इसलिए सब मोहिनी को ही गिफ्ट थमा दे रहे थे। स्वर्णा जी, मनीष जी और दादाजी भी स्टेज से अब नीचे उतर आए थे। नीचे आकर वो लोग वापस शानवी के पास आ गए थे। शानवी हंसते खिलखिलाते उन लोगों से बात कर रही थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि स्टेज पर खड़े अरमान की नजरें सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी। शानवी स्वर्णा जी बात कर ही रही थी कि उसकी नजर साइड से आते एक शख्स पर ठहर गई। ये पहली बार था जो शानवी की नजरें किसी पर ठहरी थी, वरना जब से शानवी पार्टी में आई थी उसने तब से किसी पर गौर नहीं किया था, यहाँ तक अरमान पर भी नहीं। लेकिन उस शख्स को आता देख शानवी का सारा ध्यान उधर हो गया। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, सीधा हाथ अपनी जेब में डाले, उल्टे में महंगी घड़ी, पैरों में पॉलिश्ड काले जूते, जेल से सेट किए बाल, परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर के साथ शांत चेहरा, नीली ओसियन आंखें जिनमें कोई भाव नहीं था। वो बंदा फुल टसन के साथ चलकर शानवी की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे से लड़का उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे शानवी की आंखें छोटी हो रही थी। शानवी ने उस बंदे की सूट पर गौर किया, तब उसे ध्यान आया यह सूट वही है जो उसने मॉल से लिया था, जिसमें से ब्लू वाला अर्णव का था लेकिन ब्लैक वाला उसने ले लिया थे, जो कोई और उठा कर ले गया था। शानवी को अच्छे से याद है, इस सूट के टैग पर साफ साफ लिखा था न्यू एडिशन। इसका कॉपी भी अभी मार्केट में नहीं आया था, ऊपर से ये सिर्फ एक ही पीस मॉल में मौजूद था, तो ये इस बंदे के पास कैसे आया? शानवी के दिमाग में एक पल को लगा कहीं इसी ने तो भी चुरा लिया था। फिर सोचा ये इतना अमीर दिखने में है, उसका लिया सूट ऐसे मॉल में से कैसे लेता? अर्णव बार काउंटर की तरफ खड़ा अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसकी जैसे ही नजर उस लड़के पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। वही शानवी ने अभी सही से करीब सा उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसका ध्यान तो उस 3 पीस सूट पर ज्यादा था। वो शख्स बिना किसी पर ध्यान दिया बिल्कुल शानवी के बगल से निकल अर्णव की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल ऐसे थी मानो कोई राजा चल रहा हो। अब तक जहां लोगों की नजरें अरमान के साथ साथ अर्णव पर थी, अब उनकी नजरें उस शख्स पर भी चली गई। मोहिनी के बगल में बैठी मोनिका ने जब उस बंदे को देखा तो मुंह खोले बस देखती रही। 4-5 अपनी पलकें चपकाए वो उस बंदे के चर्म को देख खुद को यकीन दिला रही थी। वो लड़का अर्णव की तरफ आ गया। अर्णव के साथ मौजूद 1-2 लोग वहां से चले गए थे। अर्णव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या बात है ओजुल, आज तो आग लगा रहे हो, वैसे कितनी लड़कियों का दिल जीतने का इरादा है? अर्णव ने अपने सामने खड़े शख्स यानी शस्त्र की तारीफ करते हुए मजाक में पूछा। सिर्फ एक। अर्णव का दूसरा सवाल सुन शस्त्र ने सिर्फ 2 टूक जवाब दिया, वो भी अपनी सर्द आवाज में। ओजुल मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? मासूम सी शक्ल बनाते हुए पलकों को बार बार झपकाते हुए अर्णव ने पूछा। किस बात का? शस्त्र ने अर्णव को घूरते हुए पूछा। मैंने आपका काम किया, उस बात का, बच्चे जैसी आवाज में अर्णव ने कहा। क्या काम? अनजान बनते हंस शस्त्र ने पूछा। मैंने आपके कहने पर शानू से झूठ बोल उसे वो साड़ी पहनने को दी। मैंने इन सब में आपकी हेल्प की। बच्चे की तरह आंखों की पलकों को बार बार झपकाते हुए अर्णव ने कहा। अब समझे? वो साड़ी अर्णव ने नहीं,
बल्कि शस्त्र ने पसंद करी थी। इसका मतलब शान्वी का शक सही थी, वो साड़ी अर्णव की पसंद की नहीं थी। इतने से काम करने पर तुम्हें गिफ्ट चाहे, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। इतना बोल शस्त्र अर्णव को एक नजर घूरा, फिर आ से मुड़ जहां से आया था उस ओर चल दिया। उसने 4 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक ही उसके सामने कोई आ गया, जिसे देख उसके कदम वहीं रुक गए। चैप्टर 39। अर्णव से अपनी बात खत्म कर शस्त्र वहां से जाने को मुड़ गया। कुछ कदम ही वो आगे बढ़ा था कि उसके सामने शान्वी आ गई। शस्त्र ने शान्वी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी साड़ी देख वो समझ गया कि उसके सामने शान्वी खड़ी है। नजरें नीचे किए, सिर झुकाए, वो हल्का मुस्कुरा दिया। बिना शान्वी की तरफ नजरें उठाए वो साइड से निकलकर जाने लगा, लेकिन शान्वी उस तरफ भी आ गई। शस्त्र की नजरें अब भी नीचे थे, आंखें और लब मुस्कुरा रहे थे। शान्वी को पता नहीं क्या सूझा, उसने शस्त्र का पकड़ उसे साइड में ले आई। ये पहली बार था जब शान्वी ने शस्त्र का हाथ पकड़ा। शस्त्र ने शान्वी की इस क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो तो बस शान्वी के हाथ में पकड़े अपने हाथ को देख रहा था। इस वक्त वो किसी के गहरे इश्क में डूबे आशिक जैसा लग रहा था। मुस्कुराते हुए शान्वी के पीछे पीछे बढ़ रहा था। इस तरफ आकर शान्वी ने शस्त्र का हाथ तो नहीं छोड़ा, बस उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। शान्वी के हाथ में अब भी शस्त्र का हाथ था। शान्वी जिसका ध्यान अब भी शस्त्र के कपड़ों पर था, वही शस्त्र जिसका सारा ध्यान शान्वी के हाथ पर था। आप क्या कोई नई नवेली दुल्हन हो, जो नजरें झुकाए खड़े हो, या किसी ने सजा दे रखी है जो ऐसे खड़े हो? शस्त्र को सिर झुकाए खड़ा देख शान्वी ने चिढ़ते हुए पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं शान्वी को शस्त्र का चेहरा देखना था, लेकिन वो तो अपनी नजरें सिर झुकाए खड़ा था। शान्वी की बात सुन शस्त्र की नजरें मुस्कुरा उठी, लब पर लंबी मुस्कान खिल गई। उसने अपना सिर जैसे ही उठाया, वैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिल गई। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? इस लम्हे में कुछ भी जानू ना नैना नैना लागे। शान्वी तो पलके झपकाना ही भूल गई। शस्त्र की उन नीली आंखों में शान्वी उलझ गई थी। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो बस एक टक शस्त्र की उन आंखों में उलझे रहना चाह रही थी। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। शस्त्र तो ये पल बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। इतने लंबे समय के बाद उसे शान्वी को यूं बिना किसी की परवाह किया देखने का मौका मिला था। शान्वी से नजरें मिलते ही शस्त्र को अपनी धड़कन की रफ्तार थोड़ी तेज महसूस हो रही थी। उसकी नीली आंख चमक रही थी, लबों पर गहरी लंबी दिलकश मुस्कान के साथ वो बस शान्वी की नजरों से नजरें मिलाए खड़ा था। ओ सुध-बुध खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में। सांवरे तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। शस्त्र के लिए ये पल उसकी जिंदगी के बेहतरीन पलों में से एक था। शान्वी की इनकी नजरों पर तो सालों पहले वो अपना दिल हार बैठा था। शान्वी की वो नजरें आज फिर वो इन्हीं नजरों में गुम हो रहा था। जज्बात तो बहुत उमड़ रहे थे, लेकिन सुकून के लिए एक नजर ही काफी थी। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। ओ खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। दोनों बस एक दूसरे को देखने में ही गुम थे कि तभी वहां एक बच्चे की रोने की आवाज सुन दोनों नींद से जागे। शान्वी ने झट से अपनी नजरें इधर उधर करना शुरू कर दिया। वहीं शान्वी को यूं करता देख शस्त्र दोबारा मुस्कुरा उठा। वो वहां से जाने को हुआ कि दोबारा शान्वी ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया।
शस्त्र ने एक नज़र शानवी को देखा, फिर अपने हाथ कोड़ोट। शानवी को जब एहसास हुआ कि उसने शस्त्र का हाथ पकड़ रखा है, तब उसने झट से शस्त्र का हाथ छोड़ दिया। आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है कहीं जाने की? बिना शस्त्र से नजरें मिलाए शानवी ने कहा। क्यों? आपको क्या मुझसे बात करनी है? शानवी को छेड़ते हुए उसने कहा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अपनी बात को सही करते हुए शानवी ने कहा। पूछिए, दोनों हाथ को पॉकेट में डालते हुए शस्त्र ने कहा। उसकी आवाज काफी शांत थी, बिल्कुल किसी शांत समंदर की तरह। आपने ये टैक्सिडो कहाँ से लिया? शस्त्र के टैक्सिडो की तरफ उंगली करते हुए शानवी ने कहा। उसने शस्त्र से नजरें नहीं मिलाई, नहीं उसके चेहरे की तरफ देखा। क्यों? आपको अपने लिए लेना है? मजाकिया लहजे में शस्त्र ने कहा। बताना है या नहीं? अब शानवी थोड़ा चिढ़ गई थी। अब भाई, एक तो वो इतनी इज्जत से बात कर रही है, उसे जवाब देने के बदले उल्टा उसी से उल-जलूल सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन शानवी ने ये महसूस नहीं किया था कि वो शस्त्र ने काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी। और लोगों के मुकाबले मैं भी बता दूंगा, पहले जरा आप भी तो बताए। शस्त्र ने अपने नजरें शानवी के चेहरे पर टिकाए ही पूछा। शानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर उठाया तो द्वारा नजरें शस्त्र की नजरों से जा मिली, जिसे उसने तुरंत हटा ली। अभी शानवी को कुछ ध्यान आया। उसने दोबारा शस्त्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी आंखें छोटी कर पूछा। हम पहले भी मिले हैं, आप मुझे जानते हैं ना? आपने मेरी मदद की थी, शानवी थोड़ी उलझन के साथ कहती है, जिसकी बात सुन शस्त्र के चेहरे पर खिल रही मुस्कान और लंबी हो गई थी, आंखों की चमक बढ़ गई थी। शस्त्र शानवी के इस सवाल का मतलब समझ गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी इंटेंस नजरों से शानवी को देखता रहा। मुझे ऐसा देखना बंद करोगे आप? जो पूछ है उसका जवाब दो, शानवी ने इस बार शस्त्र को घूरते हुए कहा। शस्त्र को शानवी इस लुक में भी बड़ी प्यारी लग रही थी। शस्त्र का बस चलता तो शानवी की आंखों को चूम लेता। अपने जज्बातों को संभालकर उसने शानवी से कहा, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात छोड़ो, शर्त माननी होगी। पॉकेट से अपना दायां हाथ निकल शानवी के सामने बढ़ते हुए शस्त्र ने कहा, जिस पर शानवी कभी शस्त्र को देखती तो कभी उसके हाथ को। आप लोगों की डिमांड पर शानवी और शस्त्र के नैन मिलवा दिए हैं। थोड़ा ज्यादा प्यार दे दो ताकि इनको भी मिला दूं। काले कोट में वो आदमी यानी मिस्टर वर्मा, जो अपने केबिन में बैठा कुछ पुरानी ईमेल्स देख रहे थे। उन्हीं ईमेल्स के बीच में उन्हें एक पुराना ईमेल मिला। उन्होंने जैसे जैसे उसे पढ़ा तब उन्हें समझ आया कि क्यों मोनिका इस्वॉट उनसे बहकी बहकी बात कर रही थी। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अब मिस्टर वर्मा ने भी कुछ बेहतरीन सोच लिया था। बस देखना ये था कि ये बेहतरीन होना किसके लिए था। क्या शर्त होगी शस्त्र की? क्या सोचा होगा मिस्टर वर्मा ने? क्या पता चला होगा मिस्टर वर्मा को? चैप्टर 40। मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात छोड़ो, शर्त माननी होगी। पॉकेट से अपना दायां हाथ निकल शानवी के सामने बढ़ते हुए शस्त्र ने कहा, जिस पर शानवी कभी शस्त्र को देखती तो कभी उसके हाथ को। शानवी अपने सामने खड़े शस्त्र को एक नजर देख फिर उसके हाथ को घूरने लगी। कैसी शर्त? बिना अपनी आंख उठाए शानवी शस्त्र के हाथ को ही अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोली, पहले आप वादा तो कीजिए, शर्त भी हम बता देंगे। थोड़ी शरारती अंदाज में शस्त्र ने कहा। उसकी बात सुन शानवी ने अपनी नजरें उठाई और आंखें छोटी करके घूरने लगी। शस्त्र को शानवी के इस अंदाज में पर भी प्यार आ रहा था।
अगर आपको मुझे ऐसे ही देखते रहना है तो हम आराम से कहीं बैठ भी सकते हैं। तिरछी मुस्कान के साथ शान्वी की नजरों से नजरें मिलाते हुए शस्त्र ने कहा। उसकी बात का मतलब समझ शान्वी के अपनी नजरें शस्त्र से हटा ली। लगता है आप शर्त मानेंगी नहीं। तो मैं चलता हूँ। शस्त्र ने अपना आगे किया हुआ हाथ पीछे करते हुए बोला, लेकिन वो अपना हाथ पीछे ले पाता उससे पहले ही शान्वी ने शस्त्र के हाथ को थाम लिया। ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे पहले। शस्त्र को घूरते हुए शान्वी ने कहा। उन जवाब को पाने के लिए आपको मेरी बात माननी होगी। थोड़े सीरियस अंदाज में इस बार शस्त्र ने कहा। अब क्योंकि शान्वी को अपने सवाल के जवाब चाहिए थे, इसलिए मन मारकर उसने शस्त्र का हाथ छोड़ बिना कहा, क्या शर्त है आपकी? शस्त्र की आंख में आंख डाल शान्वी ने कहा। अम्मा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको मेरे साथ डांस करना होगा। थोड़ा शान्वी के चेहरे की तरफ झुकते हुए आंख ने आंख डाल शस्त्र ने कहा। क्या डांस? ये कैसी शर्त है? आंखें बड़ी कर शान्वी ने शस्त्र से पूछा। आप सवाल बहुत करती है। मंजूर है तो बोलिए, वरना मेरा हाथ छोड़िए। अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए शस्त्र ने कहा। चलिए। शस्त्र का हाथ छोड़ गहरी सांस लेकर शान्वी ने शस्त्र को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। ऐसे थोड़ी चलेंगे। शान्वी के चेहरे पर नजरें टिकाए शस्त्र ने कहा। तो क्या आपके लिए रथ मंगवाऊं? अब शान्वी बुरी तरह चिढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा चिढ़ते हुए उसने शस्त्र से कहा। शान्वी को ऐसे देख शस्त्र को काफी हंसी आ रही थी। जिसे उसने रोक रखी थी, उसे शान्वी को यूं परेशान करना, शान्वी को यूं छेड़ना अच्छा लग रहा था। रथ की जरूरत नहीं है, बस आप हाथ थाम लीजिए ताकि कदम से कदम मिला के चल सके। अपने हाथ शान्वी के सामने बढ़ाकर आंख से हाथ पकड़ने का इशारा करते हुए शस्त्र ने कहा। शस्त्र की बात मानते हुए शान्वी ने शस्त्र का हाथ थाम लिया। दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहां खड़े सभी लोगों की नजरें दोनों पर ही टिक गई थी। स्टेज पर बैठी मोनिका ने जब शान्वी को शस्त्र के साथ देखा तो उसने तन में आग लग गई। वही कुछ दूरी पर खड़ी स्वर्णा जी ने दूर से ही दोनों की बलाएं ले ली। आगे बढ़ते हुए शस्त्र ने अर्णव को गाना चलाने का इशारा किया, जो इस वक्त डीजे के पास ही खड़ा था। इशारा समझते ही अर्णव गाना चूज करने लगा। डांस करने के लिए दोनों स्टेज पर आ गए। स्टेज पर आते ही लाइट बिल्कुल डीम हो है। अरमान, जो बिना किसी पर ध्यान दिया अपने फोन में लगा था, अनायास ही उसकी नजर शान्वी और शस्त्र पर चली गई, जो दोनों स्टेज पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। स्टेज पर चढ़कर शान्वी ने अपना हाथ शस्त्र ने छुड़वा लिया था। अरमान ने अपना फोन कोट की पॉकेट में रख लिया, बिना किसी भाव के उन दोनों को देखने लगा। गाने की धुन शुरू हो चुकी थी, जिसे सुन शस्त्र ने अपना दायां हाथ शान्वी के सामने बढ़ा दिया। शान्वी ने एक नजर शस्त्र के हाथ को देख अपने बाएं हाथ से उसका हाथ थाम लिया। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा, और सजदे तेरे कर सकूं। मंगू दुआ साथ होने की तेरे, कंधे पे सर रख सकूं। गाना शुरू होते हैं शस्त्र ने काफी जेंटल तरीके से शान्वी का हाथ पकड़ उसे गोल गोल घुमाया, हल्की ढील दी जिससे शान्वी कुछ आगे हुए, जिसके बाद शस्त्र ने उसे पीछे खींच लिया। शान्वी की कमर शस्त्र के सीने से जा टकराई। शस्त्र ने अपनी ठोड़ी शान्वी के कंधे के कुछ दूरी पर रोक ली। दूर से देखने में लोगों को लग रहा था जैसे शस्त्र ने शान्वी के कंधे पर ही अपनी ठोड़ी रख रखी है। फिर शस्त्र ने शान्वी को सीधा कर दिया। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। शान्वी के दोनों हाथ शस्त्र के कंधों पर और शस्त्र के हाथ शान्वी की कमर पर। शस्त्र ने शान्वी की कमर को नहीं पकड़ा था, हाथ कुछ दूरी पर थे। शान्वी भी महसूस कर सकती थी कि शस्त्र कितने जेंटल तरीके से डांस कर रहा है ताकि उसे अनकंफर्टेबल न हो।
धागा एक बंधन तुझको मन्नत बना लूं, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, शिद्दत बना लूं तुझे। अपने कंधे से शानवी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर शानवी के हाथ की उंगली उसके ही चेहरे पर फेर शानवी को गोल घुमा दिया। दोबारा शानवी को अपने सामने कर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर दिया। शस्त्र के हाथ की छून से शानवी के शरीर के सिरहनी दौड़ गई। अपनी पलकों को झपकाते हुए शानवी शस्त्र का चेहरा देखने लगी। किस्मत बना लूं, मेरी चाहत बना लूं, दिल से मैं मांगू इबादत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, शिद्दत बना लूं तुझे। क्यों ये हदें हैं, ये क्यों सरहदें हैं, इतने हैं क्यों फासले, मंजिल तेरी मेरी जब एक है तो क्यों है अलग रास्ते। अपने सामने खड़ी शानवी के दोनों हाथों को पकड़ उसे हल्का पीछे को धकेल दोबारा अपने करीब खींच लिया। शस्त्र ने अपनी भी स्टैंड पोजीशन बदली, साथ ही शानवी को भी गोल गोल घुमाकर शानवी का हाथ फ्री छोड़ दिया। दोबारा शानवी को अपने पास लाकर उसकी कमर से कुछ दूरी पर हाथ रख उसे नीचे की ओर झुका दिया, फिर खुद भी शानवी के चेहरे की ओर झुक गया। अब क्योंकि लाइटिंग कम थी इसलिए लोगों को लगा जैसे शस्त्र ने शानवी को किस किया हो। कुछ लोगों ने जोर से ताली बजाना और हुटिंग करना शुरू कर दिया। शानवी को दोबारा सीधा पर उसकी कमर को पकड़ ऊपर की तरफ उठा दिया, जिस पर शानवी ने अपनी बाह खोल चेहरे ऊपर की ओर उठा दिया। शस्त्र ने उसे संभाले, गोल गोल घुमा दिया, फिर नीचे उतर दिया। इश्क की ऐसी कहावत बना लो, पानी पे लिख दूं लिखावट बना लो, गूंजे सदा वो आहट बना लो। शानवी के दोनों हाथ शस्त्र के कंधे पर थे, शस्त्र के हाथ शानवी की कमर पर। दोनों एक दूसरे की आंखें में देखते हुए गाने के बोल पर कदम चला रहे थे। ये खारा समुंदर मेरा गवाह है, तुझको साजा और अदालत बना लूं, शिद्दत बना लूं तुझे। शानवी ने शस्त्र ने दूर होकर पीछे हटी कि इतने में शस्त्र ने दोबारा उसका हाथ पकड़ उसे गोल गोल घुमा दिया। गाने के बोल खत्म हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में उलझे हुए थे, दोनों के ही लब एक दूसरे के कुछ दूरी पर दूर थे। शस्त्र ने आगे बढ़ शानवी के ललाट पर अपने होंठ रख दिया। शानवी को लगा मानो किसी ने उसे जलती धूप में छांव का सहारा दे दिया हो। शस्त्र के होंठ का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही शानवी की आंखें बंद हो गई। जोरदार तालियों की आवाज से शानवी होश में आई तो उसने देखा शस्त्र सामने की ओर मुंह करके खड़ा है। शानवी ने भी एक नजर वहां खड़े लोगों को देख, दूसरी नजर शस्त्र को डूट और फिर अपने हाथ को, जो अभी भी शस्त्र के हाथ में था। शस्त्र ने अपना हाथ छुड़ाकर शानवी वहां ने उतर कर चली गई। ना जाने क्यों लेकिन शानवी को शस्त्र के इतने करीब देख अरमान की आंखें किसी बर्फ की तथा ठंडी हो गई थी। उसका चेहरा भले ही बिना किसी भाव के था, मगर आंखें किसी नाखुशी का शोर मचा रही थी। क्या हम भी डांस करें? आफ्टर ऑल आज हमारा दिन है, मोहिनी ने चहकते हुए अरमान से कहा। शानवी और शस्त्र का डांस देख मोहिनी का भी मन डांस करने का हुआ। वैसे तो उसके सीने पर सांप लौट रहे थे, क्योंकि एक तो शानवी ने पार्टी में आते ही उसकी बची कूची सारी लाइमलाइट ले ली थी। दूसरा अब वो इतने हॉट हैंडसम बंदे के साथ डांस भी कर रही थी। अपनी हद में रहो, सर्द आवाज में मोहिनी को घूरते हुए अरमान ने कहा। अरमान की आवाज सुन मोहिनी का वो चहकता चेहरा शांत पड़ गया। थोड़ा रुक अरमान ने दोबारा अपनी सर्द आवाज में मोहिनी के तरफ बिना देखे कहा। तुम्हें रॉय खानदान की बहू बनने का शौक था, को पूरा हो रहा है। तुम मेरी मॉम की बहू, रॉय खानदान की बहू बन सकती हो, अपने सो कॉल्ड नाम के साथ मेरा नाम जोड़ सकती हो, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। तुम्हें मेरी बीवी होने पर कोई हक नहीं मिलेगा।
ना तो मैं तुम्हें अपनी बीवी मानूंगा। तुम्हें एक नामी गिरामी रईस परिवार की बहू बनने का सुनहरा मौका मिला है, उसी में खुश रही। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। और एक बात, मुझे आइंदा से ऑर्डर देने की कोशिश मत करना। अरमान की आवाज में रोब और बातों में कड़वाहट मोहिनी साफ महसूस कर पा रही थी। उसे अरमान की बातें सुन अच्छा भी नहीं लगा था। थोड़ी देर पहले को रौनक मोहिनी के चेहरे पर थी, अब वो कड़वाहट में बदल गई थी। अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसकी बातों का मोहिनी पर क्या असर पड़ेगा। वो बस अपनी खाली आंखों से शानवी की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा शस्त्र भी शानवी की तरफ जा रहा है। शस्त्र को शानवी के करीब देख अरमान का खून खोल उठ रहा था। आंखें छोटे किए वो एक टकुनी दोनों को देख रहा था। एक्सक्यूज मी, शानवी के पीछे खड़े होकर शस्त्र ने कहा। शानवी स्टेज से उतर पहले ही आ गई थी। वो इस वक्त खड़ी पानी पी रही थी। पीछे से आवाज सुन वो समझ गई कि कौन है। उसने पलट कर देखा जहां शस्त्र उसे ही देख रहा था। सॉरी, अगर मेरी वजह से आप अनकंफर्टेबल हुई हो। शानवी के चेहरे की तरफ देखते हुए शस्त्र ने कहा, क्योंकि शानवी का चेहरा इस वक्त लाल हो रहा था। इट्स ओके, पानी का ग्लास वही टेबल पर रखते हुए शानवी ने कहा और वहां से जाने लगी। क्या बात है, अब आपको आपके सवालों के जवाब नहीं चाहिए। शानवी को जाते देख मुस्कान के साथ शस्त्र ने पीछे से टोका। उसे शानवी से कुछ देर और बात करनी थी, उसके साथ कुछ पल और बिताने थे। वही शस्त्र की बात सुन शानवी ने मुड़ पर शस्त्र को देखा। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोली, आप पहले भी मुझसे मिले हैं, इवन अपने पहले भी मुझे छुआ है, मेरा सिर सहलाया है, मेरे माथे को चूमा है। शानवी ने शस्त्र की आंख में आंख डालकर कहा। शानवी की आखिरी बात सुन शस्त्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वो खाली आंखों से अब शानवी को देख रहा था। अब जवाब नहीं देंगे आप? बिना किसी भाव के शानवी ने शस्त्र की आंख में झांकते हुए कहा। ना जाने क्यों शस्त्र की खामोशी शानवी को बेचैन कर रही थी। जब वो लोग डांस कर रहे थे तो उस वक्त शस्त्र ने शानवी के बाल उसके कान के पीछे हो डांस के अंत में शानवी के माथे को चूमा। ये एहसास शानवी ने पहले भी महसूस किया था। शानवी इस छुअन को बखूबी पहचानती थी, इसलिए शस्त्र के होंठ जैसे ही उसके माथे को छुए तो शानवी की आंखें बंद हो गई। शस्त्र की खामोशी शानवी को पसंद नहीं आया। उससे कोई जवाब न मिलता देख शानवी वहां से जाने को हुई। शानवी पलट के जाने को हुई कि शस्त्र ने उसका हाथ थाम अपनी तरफ खींच लिया। अचानक हुई इस हरकत से शानवी एक पल को चौंक गई, फिर रिलैक्स हो गई। अब हाल कुछ यूं था कि शानवी की पीठ शस्त्र के सीने से लगी हुई थी। शस्त्र ने अभी भी शानवी का हाथ काफी कस के पकड़ा हुआ था, मानो शानवी उसे छोड़ कहीं दूर चली जाएगी। शस्त्र को आभास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया, तो उसने शानवी का हाथ छोड़ कुछ कदम पीछे हो गया। दोनों क्योंकि साइड में थे, जिस तरफ न लाइटिंग ज्यादा थी ना ही रोशनी, इसलिए लोगों का ध्यान उन पर नहीं गया था। लेकिन अरमान की नजरें एक पल को न झपकी थी। जब से शानवी और शस्त्र वहां खड़े थे तब से वो उन्हें ही देख रहा था। शस्त्र का शानवी को हाथ पकड़कर रोकना, शानवी का शस्त्र के सीने से टकराना, ये सब देख अरमान की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। जबड़े भींच लिए थे, मुट्ठियां कस ली थी। सॉरी, वो अचानक अपनी गलती की माफी मांगते हुए शस्त्र ने कहा। शानवी अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। शस्त्र की आवाज के गिल्ट साफ महसूस हो रहा था, जिसे सुन शानवी उसकी तरफ मुड़ गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती से अपनी बात अधूरी छोड़ शस्त्र ने नजरें झुकाए कहा। शानवी उसके चेहरे को ही देख रही थी। अब रोक लिया है तो रोकने की वजह भी बता दीजिए, शानवी ने शस्त्र से नॉर्मल लहजे में कहा।
शान्वी का इतना कूल बिहेव देख शस्त्र को चैन आया। उसने शान्वी को देखता हुए कहा, हाँ, उस दिन मैंने ही अपनी जान बचाई थी। हम पहले भी मिल चुके हैं। और ये टैक्सिडो डॉट, उसने अपने सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर रोक दोबारा कहना शुरू किया, और ये टैक्सिडो वही है जो आपने लिया था। मैंने आपको कहते सुना था कि आप ये मेरे लिए लेना चाहती है, इसलिए मैंने ही उठा लिया। मासूम बच्चे की तरह आंखें टिमटिमाते हुए उसने कहा। शस्त्र को ऐसे देख शान्वी की आंखें मुस्कुरा उठी। आंखें चेहरा अभी भी बिना किसी भाव के था। मांग लेते, ऐसे मॉल से उठा कर ले जाने की क्या जरूरत थी? शान्वी ने पूछा। बस ऐसे ही, कहते हुए शस्त्र ने अपने कंधे उचका दिए। शस्त्र का ऐसा बर्ताव देख शान्वी ने ना में सिर हिला दिया। शस्त्र का चेहरा देख शान्वी ने दूसरी तरफ देखा। अखिल अंकल डॉट, बिल्कुल धीमी आवाज में शान्वी ने खुद से मुंह ही मुंह में कहा। शस्त्र के साथ डांस कर शान्वी स्टेज से नीचे आ गई थी। उसके पीछे शस्त्र भी आ गया था। शान्वी के सवालों के जवाब शस्त्र ने उसे दे दिए थे, लेकिन कुछ सवाल अब भी शान्वी के जहन में थे। वो शस्त्र से और सवाल पूछती कि उसकी नजर सामने से आते एक आदमी पर गई, जिसकी उम्र यही करीब 50 साल होगी। ब्लैक कलर का बिजनेस सूट, पैरों में पहने महंगे पॉलिश जूते, आंखों पर लगा चश्मा, उनके चलने का स्टाइल ही जिसी राजा जैसे था। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए वो सीधा आ रहे थे। शस्त्र जो शान्वी के चेहरे को ही देख रहा था, उसने जब शान्वी की नजरें कहीं और देखी तो उसकी नजरों का पीछा किया। शान्वी की नजरों का पीछा कर उसकी नजर भी उसी आदमी पर चली गई। उस आदमी को देखते ही शस्त्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। शस्त्र आराम से हल्का पीछे हुआ, अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल कुटिल मुस्कान के साथ खड़ा उस आदमी को देखने लगा। पार्टी में आए मेहमानों को गार्डन की दूसरी तरफ भेज दिया गया था, जहां खाने का इंतजाम किया गया था। इस वक्त वहां सिर्फ रॉय कपूर, सिंघानिया फैमिली के लोग मौजूद थे। स्टेज पर बैठे अरमान, जिसकी नजर शान्वी पर थी, उसने भी शान्वी की नजरों को कहीं और देखते देखा तो उनका पीछा किया। उसकी नजर भी उसी आदमी पर गई। वो आदमी अरमान की नजरों से कुछ दूरी पर था, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी सेंटर में आ रहा था, अरमान की आंखें वैसे वैसे छोटी हो गई थी। सोफे पर बैठा अरमान उठ गया था। उसे अचानक उठता देख मोहिनी भी खड़ी हो गई। मोहिनी के बगल में खड़ी मोनिका ने मोहिनी की तरफ देखा, जो अपने फोन में लगी हुई थी। स्टेज से नीचे सुरेखा जी मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया से बात कर रहे थे। अरमान की अचानक उठ खड़ा देख उन्होंने हैरान होकर उसे देखा। फिर अरमान की नजरों का पीछे किया। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, जहां वो आदमी सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखते ही सुरेखा जी के चेहरे की रंगत, वो बेटे की सगाई की खुशी सब गायब हो गई थी। वहीं मिसेस सिंघानिया और मिसेस कपूर ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उनके तोते उड़ गए। चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। दादाजी, मनीष जी, मिस्टर कपूर और मिस्टर सिंघानिया आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अचानक माहौल में शांति महसूस कर उन लोगों ने भी पलट कर देखा। उस आदमी को देख उन सबकी आंखें हैरानी में फैल गई। अर्णव और स्वर्णा जी कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने भी जैसे ही उस आदमी को देखा तो उनकी बातें उनके मुंह में ही रह गई। अनन्या इस वक्त यहाँ नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चली गई थी। वही राहुल भी किसी से फोन पर बात करने दूसरी तरफ गया हुआ था। उस आदमी को वहां खड़ा देख किसी की आंखों में नफरत तो किसी की आंखों में खौफ था। कोई शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था तो कोई मन ही मन खुश हो रहा था। किसी की आंखों में गुस्से की आग थी तो कोई बिना किसी भाव के उस आदमी को देख रहा था। वो आदमी आगे बढ़ने के लिए अपने कदम आगे लेता, उससे पहले ही अरमान ने अपनी कड़क गुस्से भरी आवाज में कहा, जहां है
वहीं रुक जाइए। इतना बोल वो स्टेज से नीचे उतर आया। मोहिनी और मोनिका वही खड़ी ये सब देख रही थी। उनके लिए ये सब अनजाना था। तो वही सोफिया उस आदमी को देख हैरान हो रही थी। हैरान इसलिए भी हो रही थी कि अरमान ऐसे क्यों बोल रहा है। उस आदमी को देख अरमान ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। अब की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अरमान की आंखें आग उगल रही थी। उसकी भावहीन आंखों में अब ज्वाला नजर आ रही थी। वही शस्त्र ये सब देख तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था। क्या मुझे यहाँ आने के लिए हिम्मत की जरूरत है? उस आदमी ने पूरे रोब के साथ कहा। हिम्मत का तो पता नहीं, शर्म की बहुत जरूरत है। इस बार सुरेखा जी ने कहा। क्या सच में? अनजान बनते हुए उस आदमी ने सुरेखा जी की तरफ देखते हुए कहा। शान्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त वो उस आदमी की पीठ शान्वी की तरफ थी। शान्वी को न जाने क्या सूझा और वो आगे बढ़ गई। बिल्कुल उस आदमी के पीछे आकर वो रुक गई और बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, अखिल अंकल। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उस आदमी को बखूबी सुनाई दी। सितारा का नाम लेते हुए वो आदमी पलटा। उस आदमी की भावहीन आंखों में अपना नाम सुन मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने शान्वी को देखा वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वही शान्वी को अखिल अंकल कहता सुन कपूर सिंघानिया परिवार की आंखें और बड़ी हो गई। अर्णव भी हैरान होकर उसे देखने लगा। शस्त्र जो अब तक तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कान भी गायब हो गई थी। सुरेखा जी ने शान्वी को उस आदमी के पीछे देखा, उसका नाम पुकारते सुना तो उनकी आंखों में शान्वी के लिए नफरत साफ नजर आने लगी। अरमान की ज्वाला फुकती आंखें कुछ शांत हो गई। हैरानी उसे भी हुई लेकिन चेहरे पर दिखने नहीं दी। तितर बितर खड़े सभी लोग अब एक ही जगह खड़े हो गए थे। इस वक्त बीच में वो आदमी, उसके सामने अरमान था। लेकिन फिलहाल अब उस आदमी की पीठ अरमान की तरफ थी, वो चेहरा सोफी या की तरफ। शान्वी के पीछे सिर्फ शस्त्र था।